हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति कोचिंग में क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वह आपका विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगले वीडियो में हमने पढ़ा विलेयता, अर्थात विलेयता क्या होती है फिर से जान लीजिए कि किसी रसायन या यौगिक में का किसी द्रव्य में घुलने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अर्थात कोई यौगिक जो है वो किसी अन्य द्रव्य में जो घुलती है, अर्थात उसकी जो क्षमता होती है वह क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में क्या हो जाए, घुल जाता है, वो क्या कहलाता है, आपकी विलेयता कहलाती है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो हम यहाँ पे जानेंगे कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात कौन कौन से विलेयता को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला है ताप अर्थात टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसे विलेयता को प्रभावित करता है, तो जो पदार्थ जल में घोले जाने पर उष्मा अवशोषित करते हैं उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अर्थात यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जो पदार्थ अगर जल में हम घोल रहे हैं, अगर वो उष्मा को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, तो उसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वह उष्मा को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, तो उसकी विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन क्या होता है कि उष्मा उत्सर्जित करता है, कौन उष्मा क्या कर सकता है, अवशोषित करता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि जैसे NaCl, KCl, AgCl, AgNO3, KNO3 आदि की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये जल में घुलकर उष्मा अवशोषित करते हैं। तो हमने आपको पहले बताया कि जो पदार्थ जल में घोले जाने पर उष्मा क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, तो उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। तो इन सब की विलेयता कैसे बढ़ती है, क्योंकि ये जल में जब घोले जाते हैं तो इनकी उष्मा क्या होती है, ये उष्मा को अपनी तरफ खींचते हैं, अवशोषित करते हैं, इसीलिए इनकी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, अब यहाँ पे हमने नोट पॉइंट लिखा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं, उष्मा को अवशोषित करते, बल्कि अवशोषित नहीं करते बल्कि उत्सर्जित करते हैं। तो हमने क्या बताया कि जो उष्मा को उत्सर्जित करते हैं उसकी विलेयता घटती है। तो यहाँ पे कौन उष्मा को उत्सर्जित करते हैं, जैसे Li2SO4, CaCO3, CaSO4, CaOH का होल ट्वाइस आदि जो होते हैं उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो किसकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, कि जो जल में क्या होते हैं, उष्मा को उत्सर्जित करते हैं। अर्थात जिसे हम कह सकते हैं क्यों ये ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता क्या होती है, घटती है, क्योंकि इनको विलायक में अर्थात जल में घोलने पर उष्मा क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। समझ में आया। तो अगर कोई पूछे कि ताप बढ़ाने पर किस पदार्थ की विलेयता घटती है और किस पदार्थ की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, तो ताप बढ़ाने पर उसी पदार्थ की विलेयता बढ़ेगी जो जल में घोले जाने पर उष्मा को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, और उनकी विलेयता घटेगी जो जल में घोले जाने पर उष्मा को का क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उनकी विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो ये हो गया पहला कारक। अब विलेयता को प्रभावित करने वाले दूसरा कारक क्या है, विलेय और विलायक की प्रकृति। अर्थात विलेय और विलायक की प्रकृति कैसी है, समझ में, उस पे डिपेंड करती है उसकी विलेयता। तो यहाँ पे विलायक तथा विलेय मुख्यतः क्या होते हैं, ध्रुवीय भी हो सकते हैं और अध्रुवीय भी हो सकते हैं। अर्थात जो विलेय और विलायक जो होंगे वह ध्रुवीय भी हो सकते हैं और अध्रुवीय होंगे। तो यहाँ पे आगे देखिए कि ध्रुवीय और अध्रुवीय होते हैं। तो यदि दोनों ध्रुवीय अध्रुवीय हो तो आपस में घुल जाते हैं, परंतु यदि एक ध्रुवीय तथा दूसरा अध्रुवीय है तो पूर्णतः नहीं घुलते, अर्थात विलय नहीं बनाते। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर दोनों पदार्थ क्या होंगे, विलेय और विलायक, दोनों पदार्थ का मतलब विलेय और विलायक अगर दोनों ध्रुवीय हों या फिर दोनों क्या हैं, अध्रुवीय हैं,
तो दोनों आपस में पूर्णतः क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, और जो पूर्णतः घुल जाता है वो विलयन बना लेता है। समझ में आया? तो यहाँ पे और जो अगर उनमें से एक ध्रुवी है और दूसरा अध्रुवी है तो वो पूर्णतः नहीं घुलते, अर्थात अल्प विलय होते हैं। समझ में आया? वो विलयन नहीं बनाते। तो जैसे देखिए, तो यहाँ पे इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका अभी हम उदाहरण, इसको मिटाने के बाद इसको हम समझाएंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कितना ले लीजिए। तो आप लोग इसको नोट कर लिए। तो हम दूसरा आपको क्या बताया, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलय और विलय की प्रकृति के आधार पे तो हमने यहाँ पे आपको यह बताया कि यदि विलय और विलायक अगर दोनों ध्रुवीय हैं तो क्या होंगे कि वो आपस में घुल जाएंगे, अर्थात विलयन बनाएंगे। यदि इनमें से एक ध्रुवीय और दूसरा क्या हो, अध्रुवीय है, तो पूर्णतः नहीं घुलते, अर्थात विलयन नहीं बनाते। तो इसको चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे देखिए, जैसे नमक या अन्य आयनिक यौगिक, समझ में? तो आयनिक यौगिक कहो या आयनिक पदार्थ कहो, तो क्या है, नमक या अन्य आयनिक पदार्थ को जल में घोलने पर क्या करेंगे, इसको जब जल में हम क्या करेंगे, घोलेंगे, तो क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। जल में घोलने पर घुल जाते हैं। तो आप यहां पे कैसे जानोगे कि नमक या आयनिक पदार्थ को जल में हम जब घोलेंगे तो घुल जाएंगे? अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है कि जो नमक होता है वो क्या होते हैं, प्लस और माइनस आयन, जल में घोल के क्या करते हैं, प्लस और माइनस आयन देते हैं। अर्थात वो क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। और यहाँ पे जो जल होता है वो भी क्या करता है, प्लस और माइनस आयन, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस आयन होता है, अर्थात ये भी क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। समझ में आया? तो ध्रुवीय कैसे जानेंगे कि जिस पर जो परमाणु होंगे, अगर उस पे क्या होंगे, आयन होंगे, तो क्या होंगे, वो आयनित होते हैं, तो ध्रुवीय होते हैं। तो हमने क्या बताया कि यदि दोनों ध्रुवीय हों तो क्या करेंगे, आपस में क्या कर सकते हैं कि विलयन बना सकते हैं, अर्थात घुल सकते हैं। और यह भी हमने बताया कि यदि दोनों अध्रुवीय हो तो वह भी आपस में क्या कर सकते हैं, विलयन बना सकते हैं। लेकिन अगर एक ध्रुवीय और दूसरा अध्रुवीय हो, तो चलिए देखिए, हमने यहाँ ध्रुवीय पे बात कर लिए। अब एक अध्रुवीय और दूसरा ध्रुवीय हो तब कैसे विलयन, तो इसको देखिए, इसके विपरीत कह सकते हो, इसके विपरीत। तो इसके विपरीत हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। कौन सा लेते हैं, देखिए कि जैसे आयोडीन जो होता है वो क्या होता है, अध्रुवीय होता है। आयोडीन अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय होने के कारण ये क्या होता है, जल में अल्प विलय होता है। जल में अल्प विलय होता है, परंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CCl4 में, परंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, टेट्राक्लोराइड में ये क्या होते हैं, पूर्ण विलय होते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण विलय होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वो भी क्या है, अध्रुवीय है। तो हमने अभी बताया कि आयोडीन अध्रुवीय है। क्या है, अध्रुवीय होने के कारण जल में अल्प विलय, क्योंकि जल ध्रुवीय है और आयोडीन क्या अध्रुवीय है। एक अध्रुवीय और दूसरा ध्रुवीय हो तो क्या हो सकता है, वो पूर्ण विलय नहीं हो सकता। अगर दोनों, अब यहाँ पे देखो, परंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होते हैं, पूर्ण विलय होते हैं, क्योंकि आयोडीन अध्रुवीय है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी क्या अध्रुवीय है। तो अध्रुवीय आपस में क्या होते हैं, पूर्ण विलय होते हैं। जैसे हमने बताया, ध्रुवीय आपस में पूर्ण विलय होते हैं और अध्रुवीय आपस में पूर्ण होते हैं।
किंतु एक अध्रुवी हो और दूसरा क्या हो, ध्रुवी हो। जल क्या है, ध्रुवी हो, तो आपस में क्या होते हैं, नहीं घुलते, अर्थात पूर्ण रूप से नहीं घुलते, विलयन नहीं बनाते। समझ में आया? तो किसके आधार पे हो गया, विलय और विलायक के प्रकृति के आधार पे हो गया। तो तीसरा जो होगा, तीसरा प्रवाहित करने वाले क्या है, विलय के कणों के आकार पर, कणों के आकार पर। तो हम यहाँ पे विलेयता देखेंगे, विलय के कणों के आकार पर। तो विलय के कणों के आकार पर, तो यहाँ पे विलय के कणों के आकार पर का मतलब क्या होता है कि जिस पदार्थ का क्या होता है, कण का आकार छोटा होता है, वह बड़े कणों के अपेक्षा क्या होता है, जल्दी घुलता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं कि यदि विलय के कण क्या हो, यदि विलय के कण छोटे हो, समझे, विलय के, ऐसे भी कर सकते हो, विलय के छोटे कणों की अपेक्षा, छोटे कणों की अपेक्षा बड़े कण क्या होते हैं, जल्दी नहीं घुलते। ओके, से आप लोग क्या कर सकते हो कि पानी ले लीजिए और उसमें नमक के छोटे छोटे टुकड़े को उसमें डाल दीजिए और उतने ही पानी में क्या कर दीजिए, बड़े विलय मतलब नमक के बड़े कण डाल दीजिए। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो कौन सा विलय के कण जल्दी घुलेंगे, तो छोटे जो विलय के कण छोटे होते हैं वो बड़े कणों की अपेक्षा क्या होते हैं, जल्दी घुल जाते हैं, अर्थात विलयन जल्दी बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया विलय के कणों के आकार पर। तो अब हम पढ़ेंगे सम आयन। चौथा क्या पढ़ेंगे, सम आयन। समझ में आया? तो यहां पे हम पढ़ेंगे सम आयन प्रभाव। सम आयन का मतलब होता है कि समान आयन। समझ में आया? सम आयन का मतलब होता है समान आयन। तो देखिए क्या होता है कि विलयन में सम आयन की उपस्थिति में विलेयता क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। अर्थात विलयन में सम आयन की उपस्थिति में विलेयता घटती है। विलेयता क्या होती है, घटती है। तो अगर कोई पूछे कि यदि जो विलयन में जो आयन हो अगर समान हो तो उसकी विलेयता क्या होगी, तो क्या होगी, घटती है। कैसे घटती है, जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे AgCl को जल में क्या होती है, विलेयता घटती है, विलेयता घटती है। किसकी उपस्थिति में, NaCl की उपस्थिति में, NaCl की उपस्थिति में। जैसे अगर कोई पूछे कि सम आयन प्रभाव में क्या होता है कि विलयन में समान आयन अगर उपस्थित हैं, कि AgCl का जल में विलेयता घटती है किसकी उपस्थिति में, NaCl की उपस्थिति में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cl माइनस जो है वो क्या है, समान आयन है। दोनों में Cl माइनस जो है क्या है, समान आयन है। समझ में आया? Cl माइनस आयन जो है क्या है, समान आयन है। ओके, तो यहाँ पे कह सकते हो कि AgCl को जल में विलेयता क्या होती है, घटती है। किसकी उपस्थिति में, NaCl की उपस्थिति में। क्यों, क्योंकि Cl माइनस दोनों स्थिति में Cl माइनस पे क्या है, समान आयन है, इसीलिए इसकी विलेयता क्या होती है, घटती है। जैसे दूसरा एग्जांपल समझिए
कि ध्यान दीजिए, दूसरा एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, आप यहां पे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि केसीएल की उपस्थिति में NaCl की जल में विलेयता घटती है, जल में विलेयता घटती है। ओके, जल में विलेयता घटती है। तो अगर कोई पूछे कि केसीएल की उपस्थिति में NaCl की जल में विलेयता घटती है, क्यों घटती है? क्योंकि Cl- पे समान आयन है, अर्थात समान आयन होने पर क्या होती है कि विलयन की जो समान आयन होने के मतलब किसी विलयन में अगर समान आयन है तो उसकी विलेयता क्या होती है? घटती है। और कैसे घटती है तो यहाँ पे हमने बताया, समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। अब